नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने मेहमान डॉक्टर फातिमा ज़हरा से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की ट्रीटमेंट पूछ रहे थे, तो बात का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। आप डॉक्टर फातिमा ज़हरा से पूछते हैं कि इस ट्रीटमेंट में अगर आपने इनफर्टिलिटी ट्रीट भी कर दिया है तो और प्रिकॉशनरी क्या करना पड़ेगा? क्या बीमारी साथ साथ चल रही है उसे ट्रीटमेंट, या उसकी प्रेगनेंसी पे क्या क्या असर पड़ रहे हैं अगर इलाज भी चल रहा है तो? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, देखिए, जैसे हमने कहा कि ट्रीटमेंट के साथ में पेशेंट्स कंसीव कर लेते हैं, तो जब कंसीव कर लेते हैं तो प्रेगनेंसी में पीसीओएस की वजह से दो चीज़ें रिस्क पे फिर भी रहती हैं कि डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है, ठीक है। दूसरा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक, यानी कि लिपिड्स जो हैं उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए होते हैं तो उसकी वजह से हार्ट की डिजीजेस या उसको हाइपरटेंशन हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में जो है उसको हम कहते हैं प्री-एक्लेम्शिया या पीआईएच कहते हैं। तो ये होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा या क्लोजली जिसे कहें, तो उसके फॉलोअप गायनी में होने चाहिए रेगुलर, ताकि जो पीसीओएस की पेशेंट है जब वो कंसीव करे तो वो गायनी की ओपीडी में रेगुलर जा रही हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कंसीव करने के बाद पेशेंट कहती है चलो 3-4 महीने पे हम दिखा लेंगे, लेकिन जिसको मालूम है कि वो पीसीओएस की पेशेंट है या पीसीओएस उसको थी, तो उसके लिए बेहतर ये कि वो क्लोजली फॉलोअप्स पे रहे, ताकि अगर उसका ब्लड प्रेशर कहीं बढ़ने लगता है तो वो उसको ट्रीट किया जा सके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसी तरह जेस्टेशनल डायबिटीज भी हो सकती होती है इसके अंदर, यानी कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है, पीसीओएस वाले हाई रिस्क पे होते हैं, तो वो भी ट्रीटमेंट फिर हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, बच्चे पे इसके असर पड़ते हैं इस बीमारी के? जी, अगर प्री-एक्लेम्शिया हो रहा है या जेस्टेशनल डायबिटीज हो रही है तो इनडायरेक्टली पड़ते हैं, मतलब डायरेक्टली पीसीओएस से कोई नहीं इफेक्ट पड़ रहा है। बेबी होगा डायबिटीज की वजह से? जी, तो फिर डायबिटीज की वजह से, इसीलिए हम कहते हैं ना। जी बोलिए। हाँ, ये जो जीन्स जा रहा है वो बच्चे में भी जा रहा है? अच्छा, वो जेनेटिकली ससेप्टेबल हो सकता है कि फीमेल होगी तो फिर आगे आगे ऑन कर सकती है, बस ये हो सकता है। लेकिन जो फीटस के कॉम्प्लिकेशंस हैं फिर वो बीमारी की वजह से हो सकते हैं, जो कॉन्कमिटेंट डिसऑर्डर्स हो जाए ना फिर तो। अच्छा, ये मेडिकली ट्रीट हो जाता है या इस पे सर्जरी भी जरूरत पड़ती है? अच्छा, यूजुअली मेडिकली हो जाता है कि मेडिकली आपके पास मेटफॉर्मिन मौजूद है जो ग्लूकोफेज है, इस तरह की मेडिसिन हम यूज कर रहे होते हैं इसको। वैसे ये मशहूर है डायबिटीज की ड्रग, लेकिन ये सिर्फ डायबिटीज की ड्रग नहीं है, ये और भी चीजों में हम दे रहे होते हैं मेटफॉर्मिन। तो हमें पेशेंट्स को बताना पड़ता है कि भाई हमने तुम्हें इसलिए नहीं दी कि तुम्हें डायबिटीज है, तुम्हें पीसीओएस के लिए दी है और इसका रोल तुम्हारी बीमारी के अंदर है, तो तुम्हें इसलिए ये लेनी है मेडिसिन। तो इस तरह से फिर कंसेप्शन के लिए है, पीरियड्स के लिए है, तो ये सब मेडिसिन दी जाती हैं। सर्जिकल भी अब इसके इलाज एक मौजूद हैं कि लैप्रोस्कोपिकली वो ड्रिलिंग करते हैं ओवेरियन, लेकिन अगेन वो बहुत कम यूज होता है, ठीक है, क्योंकि वो हाई रिस्क प्रोसीजर है। पहले तो काफी यूज हो रहा था, फिर स्टडीज आई, अब ओरल ड्रग्स इतनी है मौजूद कि उनके साथ हो जाती है कंसेप्शन, लेकिन इन एक्सट्रीम केसेस में कहीं करनी जो पड़ती है अगर ओवेरियन ड्रिलिंग जैसे कहते हैं, तो उसका एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि वो ओवरी को डैमेज भी कर सकती है। तो अगर कहीं पे पेशेंट की कंसेप्शन जहां हुई नहीं है और उधर ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो फिर ये बहुत हाई रिस्क प्रोसीजर हो जाता है। तो ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट तो नहीं करेगी सर? नहीं, ये तो गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं यूजुअली, गायनी का ही वो है। अच्छा, एक और हार्मोन होता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये? जी जी जी, उसमें लो लेवल होता है इसकी में? जी जी जी। तो ये टेस्टोस्टेरोन को वो बढ़ाता है क्या, वो नुकसान पैदा करता है? जी, वो लेवल्स कम हो जाते हैं, अगेन वो इंसुलिन लेवल ज्यादा होने की वजह से भी कम हो सकते हैं, वो उसको कम करता जाता है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो फिर फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है, तो वो फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है, हार्मोन जो है ना, वो फिर और बॉडी के पार्ट्स में एक्ट करता है और एग्रेसिवली जो है फिर ये हेयर ग्रोथ और एक्ने के इश्यूज होने लगते हैं। अच्छा, ग़िज़ा में अब क्या एहतियात करनी है? आपने कुछ तो बताया था, और या बहुत हैवी फैट ग़िज़ा नहीं लेनी चाहिए, तो प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए इसमें? जी, ग़िज़ा में फिश खानी चाहिए? फिश खाएं, फिश ले लें, प्रोटीन में मीट है ये ले लें, लेकिन जो चिकन है जैसे हाई फैट डाइट रहती है, प्रोसेस फूड ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोसेस फूड्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें, और खालिस ग़िज़ाएं ज्यादा खाएं, सब्जियां हैं, उससे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उससे डेफिनेटली। उसके तमाम सिम्टम पे फर्क पड़ता है या सिर्फ मोटापे पे फर्क पड़ता है? देखिए, अगेन वही बात है कि वेट पे फर्क पड़ेगा। हमारा एक टारगेट ये भी होता है कि अगर वेट गेन हुआ है, ओबेसिटी है, तो हमने वेट गेन को होने से रोकना है और जो हो गया है उसको माइनस में लाना है। तो वो वेट कम करने के लिए डेफिनेटली ये सारी डाइट से इफेक्ट पड़ेगा। तो जब डाइट से उसके वेट पे फर्क पड़ेगा तो ऑब्वियसली उसके सिम्टम्स पे भी फर्क पड़ता है।
अच्छा, इसमें जो चांसेस होते हैं मिसकैरेज के भी? अच्छा, अगर पीसीओएस के साथ कंसेप्शन हो रही है तो मिसकैरेजेस के भी चांसेस इसमें हो रहे चांसेस होते होते हैं। हैं। जी जी। और एंडोमेट्रियम में जो लेयर हैवी होती जा रही है, उसकी वजह से आगे जाके कैंसर के भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता है कि पेशेंट्स को जब रेगुलर पीरियड नहीं आ रहे हो तो फीमेल्स के अंदर फिर वो एंडोमेट्रियम थिकनिंग, क्योंकि ऊपर से हार्मोन तो आ रहा है जो उसको हाँ स्टिमुलेट तो कर रहा है, जी। तो वो इस तरह हो जाता है कि एस्ट्रोजेनाइज्ड जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम होती जाती है, वो थिक होती जाती है। तो वो फिर अगर एक लेवल तक है कि जो हम अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर कर लेते हैं कि अगर इतना लेवल है तो उससे पहले पहले पेशेंट को विड्रॉल ब्लीड करा दें, मतलब उसको पीरियड्स आ जाएं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब बहुत टाइम हो गया उसको नहीं आ रही तो वो कंसल्ट कर ले डॉक्टर को, ताकि वो उसकी थिकनेस को देख ले, मॉनिटर कर ले ना, कि इतनी ज्यादा ना हो जाए कि हाइपरप्लेजिया के बाद वो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है उसके अंदर। तो वो कैंसर के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये जरूरी होता है। अच्छा, इसमें और हार्मोन में एक प्रोलैक्टिन भी बढ़ता है, जी, प्रोलैक्टिन भी बढ़ तो जाता है। उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा, वैसे ये भी कंसीव करने में प्रॉब्लम पैदा कर रहा है? ये भी करता है कंसीव में। अगर तो हमने पीसीओएस का ट्रीटमेंट लिया उससे भी रिवर्ट हो जाता है प्रोलैक्टिन। एट टाइम्स कभी कंसेप्शन के लिए हायर लेवल जो है उनको भी ड्रग से ट्रीट करना पड़ जाता है प्रोलैक्टिन को। जी। अच्छा, हमारे यहाँ जो दूध आता है भैंसों से, जी जी। तो मैंने सुना है और देखा भी है कि ये जो बाड़े वाले जो हैं वो भैंसों को सुबह शाम ज्यादा दूध के लिए टीका लगाते हैं ऑक्सीटोसिन का। जी जी। तो वो उसके असरात दूध में भी आते हैं उस भैंस के, और वो हमारे बच्चे हम उनको पिलाते हैं, तो उनसे बुरे असरात बच्चों पे पड़ सकते हैं और ये बीमारी कॉज हो सकती है। जी बिल्कुल, चांसेस एक्चुअली हैं? चांसेस हो सकते हैं। एक्चुअली ये कि प्रोलेक्टिन हार्मोन है कि जो उसमें आ रहा है, दूसरा इंसुलिन लेवल है कि जो इस तरह से पेशेंट्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर बढ़ जाएगा तो उसके इफेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन ये इस कंसेंसस इस पे नहीं है एज सच, के स्टडीज नहीं अवेलेबल हैं, डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा ही होता है, मगर फिर भी पॉसिबिलिटी है ये। क्योंकि देखें, जो खालिस चीज़ है, जो अल्लाह ताला ने जिस तरह से दिए है ग़िज़ा, उसको उसी फॉर्म में उसी तरह से अगर हम यूज़ करते हैं तो वो बेनिफिशियल होता है। जब हम उसमें चेंजेस लाते हैं, अडल्ट्रेशन ही हो जाती है ना, कि आपने मिक्सिंग कर दी किसी चीज़ की, उसके लेवल सारे कॉम्पोजिशन हिला दी, तो वो तो फिर ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स को नुकसान ही पहुंचाएगा ना। इसलिए टेट्रापैक दूध ज्यादा रिकमेंड किया जा सकता है, जी क्योंकि बिल्कुल। हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रोल नहीं है इस इंजेक्शन को रोकने के लिए जो भैंसों को लगा रहे हैं वो लोग। जी बिल्कुल, यही एक बात है ना कि आजकल जैसे लोग क्लेम कर रहे होते हैं ना, हमारा फार्म है तो उस पे खालिद दूध मिल रहा है, हमारे फार्म पे विदाउट प्रोसेसिंग मिल रहा है, तो ये चल रही होती हैं चीज़ें। तो गवर्नमेंट लेवल पे या मिनिस्ट्री लेवल पे, हेल्थ मिनिस्ट्री लेवल पे इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि जी वो ना लगा सकें। और अदरवाइज फिर जो हमें अवेलेबल है टेट्रापैक, फिर उसमें भी देख के कि टेट्रापैक भी ठीक दूध हो। अब इस बारे में जो है फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी इशूज होते हैं हम लोगों को। अब आखिर में मैं आपसे पूछूंगा, आप हमारी बच्चियों को, हमारी खवातीन को इस बारे में और मजीद क्या मशवरा देना चाहेंगी? देखिए, यही बात है कि अगर तो किसी को भी अलामतें हैं या ऐसे सिम्टम्स हैं कि उसको लगता है कि पीसीओएस हो सकता है, तो वो उसका वर्कअप जरूर कराए डॉक्टर के पास जाके, ठीक है। सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग ट्रीटमेंट्स नहीं लें कि आज मैंने एक्नी का कर लिया इलाज, आज मैंने हेयर ग्रोथ का कर लिया, और जितना जल्दी मुमकिन हो ट्रीटमेंट ले लें, इससे पहले कि शादी की एज हो जाए। और बिल्कुल शादी हो के 1-2 महीने की इमरजेंसी पे आते हैं कि जी ट्रीटमेंट कर दें, तो एकदम से जादुई इलाज नहीं हो सकता। मैडम, मैं आपसे ये पूछूंगा कि बाज़ लड़कियां जो इलाज नहीं करवाती और लापरवाही करती रहती हैं, या उनके पेरेंट्स ऐसा करते हैं और ख्याल नहीं करते, वो इस एज में पहुंच जाती जहां उनकी शादी होने वाली होती है, और फिर वो अचानक परेशान होकर आपके पास आती हैं। अब ऐसे में शादी भी करीब है या प्रेगनेंसी भी करनी है उन्हें, तो वो किस तरह आप इसको ट्रीट करेंगी? अच्छा, ये एक इशू होता है कि अगर तो पेशेंट को पता चल गया है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, जो मैं मशवरा भी यही दे रही हूँ बार बार कि जी जब एक्नी हो या हर्सुटिज्म हो तो सिर्फ वो उसको ब्यूटी टिप्स पे ना लें कि ब्यूटिशियन से इलाज हो गया, वो आगे के फैक्टर्स भी देखें ना, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें टाइमली। और इन केस अगर वो लेट हो गए हैं कि फीमेल है पेशेंट और उसकी शादी करीब आ गई है और उसको फिर ख्याल आता है कि जी मेरी तो पीरियड्स का मसला है, तो मैं जो है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि जी अगर पीरियड्स का मसला है तो फर्टिलिटी नहीं होगी, ये तो लोगों को इतनी नॉलेज तो होती है, तो अगर ये है तो मैं जाके अब इलाज करा लूँ। तो फिर जो वो वर्कअप करेगी, तो एक तो मुझे ये टाइम चाहिए होगा, मुझे क्या, हर डॉक्टर को, कि पहले उसकी हिस्ट्री हम लेके फिर उसको हम इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे, फिर हम उसके अगले सिटिंग में वो डिजीज डायग्नोज करेंगे।
अब जब डिजीज डायग्नोज हो जाएगी तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अब इसमें 2 to 3 वीक्स या 2 to 3 विजिट्स लग जाते हैं, और अगर उसके पास कम है तो उसको अपनी जो है मेंसेस को भी कंट्रोल करवाना है, जिसके लिए हम उसको मेटफॉर्मिन के अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी दे रहे होते हैं। तो अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स जो है वो हम उसको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैरिज में जा रही है। या तो फिर उसके जहन में ये हो कि 6 महीने या 8 महीने उसकी कंसेप्शन नहीं होनी है, तो चले। लेकिन अब हमारी जैसी सोसाइटी में ये तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। 2 महीने बाद सवाल शुरू हो जाता है, उससे सवाल शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग उस टाइम पे आते हैं, वो शादी होने वाला टाइम भी गुजार लेते हैं कि जो होनी थी, वो बिल्कुल उस टाइम पे आते हैं कि अब इसका वर्कअप शुरू करो कि इसको क्या इशू है। अब होता यही है कि सोसाइटी प्रेशर्स की वजह से या हेजिटेंसी की वजह से घर में बेटी ने नहीं बताया, ठीक, फिर शादी हो गई। अब शादी के बाद भी वो उसमें कॉन्सेप्ट में नहीं है, वो डिनाइल में रहती हैं कि हमें कोई मेंसेस का प्रॉब्लम था। अक्सर ये होता है कि फिर वो मदर इन लॉ या सास लेकर आती हैं, तो पेशेंट हमें बता भी नहीं पाती कि उसको पहले से इश्यूज था। तो अब उस वक्त हम वर्कअप करेंगे तो हम ट्रीटमेंट एकदम से कोई भी चीज के रिजल्ट नहीं आएंगे। ये बात बहुत क्लियरली रख लें कि कभी भी रिजल्ट एकदम नहीं मिलेगा। 6 महीने, 8 महीने और कहीं साल भी हमें चाहिए हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। अब जैसे अगर हेयर ग्रोथ के साथ आती हैं पेशेंट, तो उनको भी यही होता है कि जी शादी हो रही है, फिर इतनी जल्दी जल्दी हेयर ग्रोथ होंगे, तो हम इतनी जल्दी जल्दी सैलून पे या पार्लर्स पे कैसे जाएंगे। अच्छा जी, अगर हम उसके एड्रेस करें उसकी ये इशू, तो उस पर भी कुछ ड्रग्स हैं जो हम दे रहे होते हैं। तो अगेन हम कहते हैं कि फिर वो कंसीव ना करे उतने टाइम, 6 महीने ना करे। और कुछ ड्रग्स के देखें, अगर 6 महीने तक जाके उसका इफेक्ट शुरू होगा, 3 से 6 महीने में शुरू होगा और क्लियर इफेक्ट आपको 6 या 8 महीने बाद मिल रहा है, फिर वो ड्रग को हमें विड्रॉ भी करना है बॉडी से, यानी वॉश आउट भी करना है। तो अब फिर वो एडिशनल टाइम चाहिए होगा कि अब वो पेशेंट जो है ये ड्रग ले भी ले, वो ठीक हो भी जाए, उसकी हेयर ग्रोथ भी रुक जाए, उसके वो पीरियड्स भी ठीक हो जाए, उसके और फैक्टर्स भी कंट्रोल हो जाए, और फिर पेशेंट कंसीव भी कर ले। तो ये सारा कुछ एक इकट्ठे नहीं हो सकता, इसमें टाइम लगेगा। जो इसमें अवेयरनेस जरूरी है ना, पेरेंट्स के लिए भी जी, और पेशेंट्स के लिए भी। वही बात है ना कि वो खुद भी आगे शादी से बहुत पहले बता दिए मामला जी, और पेरेंट्स भी करें। देखें, क्योंकि इसमें एक मेंसेस की बात है कि जो शायद ही माँ को ना पता चले कि मेरी बेटी के पीरियड में कोई इश्यूज हैं। यूजुअली माँ को आइडिया होता है, बाकी जो एक्नी और हर्सुटिज्म है ये तो पता चल रहा होता है, ये दिख भी रहा होता है। तो माँ को अगर बेटी नहीं, वैसे तो आजकल की लड़कियां इतनी हैं अवेयरनेस और इतने कॉन्शियस लोग हैं, और माशाल्लाह से जो जनरेशन है इनकी नॉलेज ज़्यादा है, पढ़ते भी हैं ये लोग, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे चीज़ें सर्च भी करते हैं। तो अगर उनको लग गया है कि उनकी एक्नी इसकी वजह से हो सकती है, तो वो अपना वर्कअप करा लें, कंसल्टेशन ले लें। लेकिन देखें, एक्नी भी फिर मैं ये भी कहूँगी कि खाली पीसीओएस से एक्नी नहीं होती, एक्नी के अपने अलग कॉजेस भी हैं। तो इसलिए इवैल्यूएशन जरूरी है कि एक्नी जो है वो पीसीओएस की वजह से हो रही है या उसको वैसी इन्फेक्टिव हो रही है, तो उसके अपने इलाज है। और फिर एक्नी अगर किसी को हो जाती है और वो इन्फेक्टिव हो जाए तो उसमें कभी हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं। अगेन अगर वो पेशेंट प्रेगनेंसी हो गई है या होने जा रही है, तो फिर हम उसके एक्नी को अक्सर एड्रेस नहीं कर सकते कि एंटीबायोटिक्स हो सकता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, या और कोई मेडिसिन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो हम ना दे सकें। तो ये हर्डल्स आ जाते हैं फिर ट्रीटमेंट में ना। अच्छा, वैसे पेशेंट जब आपके पास आती है कोई ऐसी बच्ची, तो अपीयरेंस देखते ही आप 50% तो डायग्नोज कर सकती होंगी मेरे ख्याल से, उसके चेहरे को या उसके मोटापे को कि इसको ये मसला है, और जब वो बयान करती है तो फिर पता चलता है, तो हाँ, तो ईजी हो जाता है मेरे ख्याल से। अच्छा देखें, ये तो नहीं कह सकते हम कि 50% बस देखते ही हम कर लेंगे, देखते ही थोड़ा सा आइडिया जरूर हो जाएगा। गायनी की ओपीडी में यंग लड़की आ रही है तो थोड़ा सा, और कुशिंग सिंड्रोम में भी कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं ना, जी ये मैं कह रही थी कि, और जो एंडोक्राइन की ओपीडी में अगर आ रही है तो हम कोचिंग भी सोच सकते हैं। फिर अगर हर्सुटिज्म है या हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, उसके पेशेंट की बहुत हेयरी है, तो वो भी सिर्फ पीसीओज में नहीं होता, उसके भी फिर अपने एड्रीनल हाइपरप्लेजिया इस तरह के कुछ कॉजेज हैं, वो भी हमें इस लेवल पे एक्सक्लूड करने होते हैं। बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे उसको डायग्नोज कर लें कि जी उसको पीसीओज ही है या कुछ और है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगा, कॉज डिफरेंट है, ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और ट्रीटेबल चीजें आगे प्रेगनेंसी में, आगे उसके अपीयरेंस में, सब चीजों में ये फैक्टर्स जो है ना इफेक्ट करेंगे। तो मशवरा क्या है आपका कि हमारी बच्चियां
इस फैटी फूड से परहेज करें सबसे ज़्यादा। जी बिल्कुल, अगर कर लें, ये मेरा मशवरा पसंद नहीं आएगा हमारे यूथ को। तो ये 10% जब है माशरे में तो इसको कम करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और ये गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ रही है। जी मेरे ख्याल में हम लोग अगर अपने घरों में बच्चों को आदत डाल दें कि फ्रूट्स रख दिए, नट्स रख दिए, और जब उनको बीच बीच में भूख लग रही है या चाहिए तो वो उसको यूज कर लें, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि जी मैं फ्राइज खा लूं तल के, या मैंने ये देखा कि बच्चे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद करते हैं, वो भी नुकसानदेह, कैलोरीज ज्यादा उसमें, और वो हर खाने के साथ लाजमी चाहते हैं पेप्सी वगैरह। कोल्ड ड्रिंक्स का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको हम इसको कर्टेल करना पड़ेगा। और हम ये कर सकते हैं कि मिल्क के मुख्तलिफ फ्लेवर्स ऐड कर दें, शेक्स बना के दे दें बच्चों को, फ्रेश फ्रूट के जूसेस पे प्रमोट कर दें कि बच्चे ये चीज ले लें, बजाय इसके कि हम ला के कोल्ड ड्रिंक्स रख दें। और घर में अगर हम स्टोर करके ना रखें ड्रिंक्स, फिर भी थोड़ा सा इशू होगा ना कि बच्चे को खरीदनी पड़ेगी या मंगवानी पड़ेगी। नाज़रीन, आपने हमारे माहिर डॉक्टर से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पर तफसीली गुफ्तगू सुनी, जिसके बाद आपको इसकी कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियों के बारे में तो यकीनन पता चल गया होगा। हमारे यहाँ देखा यह गया कि हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ कम इल्मी या गफलत या शर्म हया की वजह से ये बीमारी को छुपाती रहती हैं और किसी से मशवरा नहीं करती, और यूँ उसके इलाज में ताख़ीर कर देती है। जबकि अगर ये इसको बर वक्त इलाज कर दिया जाए इसका, तो इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से वो बच सकती हैं। उनका मोटापा, उनकी डायबिटीज़ न सिर्फ बच जाएगा या उसे ट्रीट हो जाएगा, उनकी इनफर्टिलिटी और हर्सुटिज्म जैसे मसाइल भी हल हो सकते हैं। तो ख्याल रखें कि जब भी ऐसा कोई मसला सामने आता है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। हम अपनी मेहमान डॉक्टर फातिमा ज़हरा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करके हमसे अपनी मुफीद मालूमात शेयर की। अपने मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी को अब इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए मर्ज़ और किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।